डिसीजन था वो गलत था जब मैं उसको लेकर के आया वहाँ महाकुंभ से और मैंने उस पर काम किया। मतलब उसको मोनालिसा सिखाया। को जी। चुनना आप ऐसा कह रहे हैं, हाँ, आपकी बहुत बड़ी गलती मेरी थी। भारी भूल एक बात, एक तथ्य खटकता तो है कि वो शख्स अपने आप को बागपत का रहने वाला बताता है। इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। वो केरल में जाकर धोती पहन के केरल के रीति रिवाजों के साथ शादी का दावा करता है, वैसी तस्वीरें भी सामने आई, और तिलक लगाता है। जो शख्स फरहान खान खुद को लिखता है और इस वक्त रोजे का वक्त है, रमजान का वक्त है, तो उस दौरान वो तिलक लगाया हुआ नजर आता है। तो ये बात तो खटकती है क्योंकि तिलक लगाना तो इस्लाम में, जहां तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल ही हराम है। और अगर वो तिलक लगाकर इस तरह सार्वजनिक मंचों पर आकर इस तरह का दावा कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर शक की गुंजाइशें बनती हैं। ये एक जाल था जो 6 महीने से इसके पीछे बिछाया गया। गरीब बंजारों को, जो नासमझ बंजारे जिनको कुछ पता नहीं है इस दुनियादारी के बारे में, उनको एक जाल में फंसाकर जो महाकुंभ का बड़ा आयोजन था और सनातन धर्म को एक तरह से बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश पीएफआई जैसे संगठन ने मिल करके की। क्योंकि ये जो भी जिस काम को अंजाम दिया गया है, जिस जाल को बिछाया गया है, उसके सारे सूत्र निकल करके सिर्फ और केरल से आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए केरल स्टोरी 3 हो गई है। जैसे डायरेक्टर को फिल्म के ये ख्याल आया हो कि जब इतनी फिल्म ये केरला स्टोरीज चल रही है तो केरल से पूरा एक पीआर स्टंट किया जाए। और 10 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के मैं अगर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकला था तो इतनी गैरत, इतनी बेशर्मी तो जानवर के अंदर भी होती है कि भाई थोड़ा सा रहम कर दो, नहीं तो ये आदमी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, जो पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस पहले सिर्फ शटर ही गिरा है, लोग तो नहीं मरे ना, पीएफआई तो अभी भी जिंदा होगा कहीं ना कहीं। उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शैली यही है कि वो अपने लोगों को इतना अच्छे से ट्रेंड करते हैं ताकि इतना अच्छा से ब्रेन वॉश कर पाएँ, लड़की को इस तरह से वश में कर लें कि अपने परिवार के खिलाफ हो जाए। कई ऐसे किस्से आपने देखे होंगे, वही मोनालिसा के साथ भी हुआ। कितनी फीस आपने मोनालिसा को अब तक दे दी होगी? देखिए, फीस तो अलग चीज़ है, 21 लाख रुपए मैंने उसको दिए थे। बाकी उसके जो स्ट्रक्चर पे, उसके रहने पर, उसके जो टीचर थे और उसका आना जाना, वो सब भी मैंने किया हुआ था। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप जोड़ेंगे मोनालिसा पर कितना हो गया? नहीं, तो टोटल ही हो जाएगा 9.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका अभी तक। मोनालिसा अभी नाबालिग है। उम्र कितनी है मोनालिसा की? मोनालिसा को जब मैं महाकुंभ में मिला था पिछले साल, तब 16 साल की थी। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। महाकुंभ के दौरान वायरल हुई लड़की मोनालिसा आपको याद होगी कि किस तरह मोनालिसा ने बहुत ज्यादा वायरल होने के बाद एक फिल्म निर्देशक की उन पर नजर पड़ती है और उसके बाद वो एक फिल्म के लिए साइन होती हैं। आजकल उन्हीं मोनालिसा के साथ एक नया विवाद जुड़ा हुआ है। फरमान खान नाम के शख्स हैं, उनके साथ शादी की चर्चाएं शुरू होते ही वो एक नए विवाद से घिरी हुई नजर आ रही हैं। और उनके जो फिल्म के निर्देशक हैं, उनका आरोप है कि मोनालिसा लव जिहाद की शिकार हो गई हैं और फरमान खान नाम का जो शख्स है उसने साजिशन उन्हें ट्रैप किया है, लव जिहाद के जाल में फंसाया है। ऐसा आरोप लगाने वाले डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका सनोज जी। जी, सबसे पहले बताइए कि मोनालिसा को लेकर क्यों इतनी ज्यादा असहमतियां हैं? लोगों के मन में सवाल है कि उन्हें कहीं मुलाकात हुई फरमान खान से और प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली, आपत्ति कहां है? आपत्ति की बात नहीं। पहली बात तो ये शादी जो शब्द जो कहा जा रहा है बार बार, जो चैनल में दिखाया जा रहा है तमाम सारे कि शादी कर ली, शादी कर ली, तो पहली बात तो शब्द शादी पर ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये शादी नहीं, ये एक जाल है और एक ऐसा जाल है जो सब लोगों को दिख रहा है, पूरे मीडिया बंधुओं को दिख रहा है, देश, समाज, दुनिया सब देख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें अटकलें लगा रहे हैं और इस पर हम मजा ले रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, वहां जाकर शादी कर ली। वहां जाकर शादी नहीं की। ये एक जाल था जो 6 महीने से इसके पीछे बिछाया गया। गरीब बंजारों को, जो नासमझ बंजारे जिनको कुछ पता नहीं है इस दुनियादारी के बारे में, उनको एक जाल में फंसाकर जो महाकुंभ का बड़ा आयोजन था और सनातन धर्म को एक तरह से बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश पीएफआई जैसे संगठन ने मिल करके की। क्योंकि ये जो भी जिस काम को अंजाम दिया गया है, जिस जाल को बिछाया गया है, उसके सारे सूत्र निकल करके सिर्फ और केरल से आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए केरल स्टोरी 3 हो गई है। जैसे केरल स्टोरी अभी पहले भी आई थी, कश्मीर फाइल आई थी, बंगाल डायरी आई थी,
तो ये सारी जो फिल्में आ रही हैं, इन फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो 10-20% होता है। और ये जो अभी जो कहानी आपने देखी, आपने जो एक नया कांड देखा मोनालिसा के साथ, जिस तरह से वायरल हुई और जिस तरह से मैंने उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, एक फिल्म मैंने कंप्लीट की और फिर रिलीज़ के कगार पर थी फिल्मों, और उसी बीच में उस फिल्म को रोकने के लिए, क्योंकि फिल्म धर्मांतरण पर है और धर्मांतरण कहाँ होता है सबको पता है, धर्मांतरण का अड्डा कहाँ है, पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें पता है। तो एक पंचर पुत्र जो रहने वाला है बागपत का, उसको किस तरह से प्लान किया गया, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए कि वो सुहागरात मनाने कहाँ जा रही है, वो हनीमून मनाने कहाँ जा रही है। ये अटकलें लगाने के बजाय ये गंभीर विषय है, देश की सुरक्षा से, सनातन धर्म से, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ विषय है। इस विषय पर बात होनी चाहिए कि एक बागपत का पंचर पुत्र, उसको मोनालिसा जैसी लड़की को उसने कैसे कन्विंस किया और किस तरह से उसके बाप को उसको जाल में फंसाकर फिल्म के बहाने किस तरह से लेकर केरल गया, और केरल जहाँ पर गया, जहाँ का पंचर जोड़ने वाले का लड़का, जिसके घर में 2 टाइम खाने का भी नहीं है, जो अपने आप को अभिनेता बता रहा है, अभिनेता के नाम पर तो उसका कुछ है नहीं, एक कोई भोजपुरी की पिक्चर है इसमें कोई खेसारी लाल करके एक एक्टर है, उसको उससे लात खा रहा है वो फिल्म में, इसको आप अभिनेता कहते हैं क्या? वो अभिनेता मलयालम में कैसे पहुंच गया, मतलब केरल कैसे पहुंच गया? केरल से उसके कितने गहरे कनेक्शन है कि उस तथाकथित इस जाल में, जिसको आप लोग शादी कहते हैं, उसमें वहाँ के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। और एक तरह से मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ तक दुनिया भी देख रही है, इसको भले ही ना देखना चाहें, ये पूरा जाल था जिस जाल के तहत फंसाया गया, इनोसेंट लोगों को फंसाया गया ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके और मेरी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को रोका जा सके। ये आखिरी प्रयास था उनका जिसमें ये राष्ट्र विरोधी ताकतें कामयाब मुझे दिख रही हैं, क्योंकि इसके पहले जब उन लोगों ने मुझे झूठे केस में जेल भेजा था तो भी उसके पीछे मंशा ये थी कि फिल्म को रोका जाए, और जब फिल्म रिलीज होने जा रही है तो कोई रास्ता ना पाकर अब इस मुद्दे पर चला जा रहा है कि किसी तरह से हीरोइन को उठा लो, मतलब धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर आधारित फिल्म में खुद ही लव जिहाद हो गया हीरोइन ठीक के है, साथ। मैं पैनल से कहूंगा वो विजुअल भी दिखाते रहे साथ साथ कि फरमान खान के कि किस तरह दोनों ने जाकर शादी की है, उसका लूप होगा आपके पास, और इस पर इसकी क्रोनोलॉजी सनोज जी पूरा समझेंगे कि किस तरह मुलाकात मोनालिसा की हुई फरमान खान से और आपको कितनी जानकारी थी। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि केरला स्टोरीज आई, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और इतनी ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उस फिल्म का, तो शायद डायरेक्टर को फिल्म के ये ख्याल आया हो कि जब इतनी फिल्म ये केरला स्टोरीज चल रही है तो केरल से पूरा एक पीआर स्टंट किया जाए, और ये प्रायोजित तरीके से ये पूरा जब पीआर स्टंट होगा तो फिल्म भी रेटिंग्स में आएगी, लोक चर्चा में आएगी। ऐसी बातें भी हो रही हैं, तो क्या आप ये एश्योर कर पाएंगे, कैसे एश्योर कर पाएंगे कि ये पीआर स्टंट नहीं है? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो जिस फिल्म के लिए उसको बुलाया गया था वहाँ पर, वो फिल्म 6 महीने से शुरू हो रही थी, शुरू हुई नहीं। अभी तक कोई फिल्म तो पहली बात बन नहीं रही है जिसकी पीआर के लिए वो लोग स्टंट करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, मैं तो कह रहा हूं आप अपनी फिल्म के लिए तो पीआर, मैं अपनी फिल्म पर आता हूं, तो मेरी फिल्म अभी उसकी शूटिंग भी बैलेंस है और पीआर तब किया जाता है जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है, 10-15 दिन बचते हैं फिल्म को। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं वो बात मेरे दिमाग में तब आई थी जब परसों मैंने इस खबर को सुना कि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है मामला साउथ में, केरल में, तो मुझे लगा कि शायद साउथ वाले अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन शाम होते होते जब माहौल बहुत गंभीर हो गया तब मैंने उनके फादर, मोनालिसा के फादर जय सिंह को फ़ोन लगाया और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मुझे पता चला कि वो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है और मैंने उनसे बोला कि मेरी मोनालिसा से फिर बात कराओ, शायद मैं उसको कुछ समझा पाऊँ, लेकिन पुलिस वालों ने उनको धक्का देकर वहाँ से बाहर कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, जैसा जय सिंह जी ने मुझे बताया, बाहर कर दिया आपको? उसके फादर को। हाँ, बात भी नहीं करने दिया, मतलब फ़ोन पर भी बात नहीं कराने दी मेरी। और बाद में उन्होंने बताया कि पीछे से लेकर के पूरा हुजूम मोनालिसा को उसकी आंखों के सामने चला गया और जय सिंह हाथ जोड़ते रहे कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो, हम बंजारे लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग, हम लोगों को भी हमारी कम्युनिटी में हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, हम अपने समाज में नहीं जी पाएंगे, किस तरह से मुंह दिखाएंगे, हमें रहम कर दो, हमारी बेटी को छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। तो इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिशत चांसेस इसके बिल्कुल भी नहीं है कि ये लव जिहाद ना हो और ये सच्चा प्रेम हो और आप इस फिल्म को आगे मोनालिसा के साथ और प्रमोट करके कंटिन्यू कर पाएं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ मेरी बात पत्थर की लकीर होती है, मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए या गॉसिप के लिए मैं न कभी फिल्म बनाता हूँ और न मैं कोई अभी इस तरह का कोई स्टंटबाजी आज तक मेरी लाइफ में मैंने कभी किया। पहली बात यह है कि अगर ये बात आप जो कह रहे हैं
हैं कि शायद वाकई में लव हो, वाकई में लव होता तो कहीं कानों कान भनक लगती उनके फादर को या मुझे पता चलता, परसों ही क्यों पता चला। दूसरी बात यह है कि अगर प्यार ही होना था तो बागपत में होता प्यार, डर रही बरेली होगी में हो आपको जाता। बताने से, जी, सम्मान देती होगी सम्मान, आपको, बात को सम्मान बताने देने से देखिए डरती बात, होगी। देखिए बात जहाँ पर प्यार की होती है ना तो और 4-6 दिन महीना 6 महीने और रुक जाते। पिक्चर तो कम से कम जिसके पीछे मेरा इतना भविष्य जुड़ा हुआ है, 2 साल की मेहनत, 2 महीने की जेल फर्जी और 10 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के मैं अगर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकला था तो इतनी गैरत, इतनी बेशर्मी तो जानवर के अंदर भी होती है कि भाई थोड़ा सा रहम कर दो, नहीं तो ये आदमी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज उसने मुझे इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अब करना क्या चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में लाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई अगर जिसके अंदर जरा से भी बात वैसी कुछ इंसानियत होती तो करता। और मैं यही कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन था वो जो बहुत गलत था, मेरा डिसीजन था वो गलत था जब मैं उसको लेकर के आया वहाँ महाकुंभ से और मैंने उस पर काम किया। मतलब मोनालिसा को चुनना, आप ऐसा कह रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती थी। मेरी भारी एक बात, एक तथ्य खटकता तो है कि वो शख्स अपने आप को बागपत का रहने वाला बताता है। इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। वो केरल में जाकर धोती पहन के केरल के रीति रिवाजों के साथ शादी का दावा करता है, वैसी तस्वीरें भी सामने आई, और तिलक लगाता है। जो शख्स फरहान खान खुद को लिखता है और इस वक्त रोज़े का वक्त है, रमज़ान का वक्त है, तो उस दौरान वो तिलक लगाया हुआ नज़र आता है। तो ये बात तो खटकती है क्योंकि तिलक लगाना तो इस्लाम में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल ही हराम है। और अगर वो तिलक लगाकर इस तरह सार्वजनिक मंचों पर आकर इस तरह का दावा कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर शक की गुंजाइशें बनती हैं। देखिए, जो पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस पहले सिर्फ शटर ही गिरा है, लोग तो नहीं मरे ना, पीएफआई तो अभी भी जिंदा होगा कहीं ना कहीं। उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शैली यही है कि वो अपने लोगों को इतना अच्छे से ट्रेंड करते हैं ताकि इतना अच्छा से ब्रेन वॉश कर पाएं, लड़की को इस तरह से वश में कर लें कि अपने परिवार के खिलाफ हो जाए। कई ऐसे किस्से आपने देखे होंगे, वही मोनालिसा के साथ भी हुआ। वही कलावा पहन कर आना, वही टीका लगाना, वही भगवा ओढ़ लेना, घंटी बजाने लगना, ये कहना कि हमारे लिए सब बराबर है। अरे और ये भी कह रहा है वो आदमी जिसका नाम है लादेन, मतलब जो जिसने उस लड़की के साथ एक कांड किया है, वो ये भी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदू है, हमने धर्म नहीं बदला है। अगर तुमने धर्म नहीं बदला है, तुम मुसलमान हो, तो तुम्हारे यहाँ तो टीका लगाते ही तुम काफिर हो गए, तुम मंदिर जाते काफिर हो गए, तुम मुसलमान कहाँ से बचे? तुम ढोंग कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो और तुम सनातन को सिर्फ इस बात के लिए बदनाम कर रहे हो कि देखो तुम्हारे महाकुंभ की लड़की के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ। और ये पीएफआई की बड़ी सोची समझी साजिश है और ये मुझे, सनातन धर्म को, सरकार को और सबको बदनाम करने की सिर्फ साजिश। इसके पीछे जांच होनी चाहिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मोहन यादव जी से और केंद्र सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्रियों से, राष्ट्रवादी ताकतों से, सनातन धर्म के रखवालों से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लड़की के लिए आगे आएँ, क्योंकि लड़की वो नाबालिग है। और जिस तरह से वहाँ पर बड़े बड़े संगठनों ने मिल करके और वहाँ की सरकार ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, वहाँ की जो वामपंथी सरकार है, रातों रात उसको 1 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट मिल गया उसको मैरिज का और उसको बालिग करार दे दिया गया नकली आधार वगैरह लगा करके। इन सब की जांच कराकर उस गरीब बंजारे की जिंदगी को बचाया जाए जिसका पूरा परिवार आज 2 दिन से मरा पड़ा है। कल आप जा रहे हैं मोनालिसा के पिताजी से मिलने, मुलाकात के दौरान क्या रणनीतियां हैं, और अगर आप, जैसे आपके आरोप हैं, अगर वो सही होते हैं तो आपकी आगे क्या रणनीतियां हैं कि किस तरह से न्याय दिला सके उनके घर वालों को? हाँ, मेरा जाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो लोग बहुत भोले भाले लोग और बहुत इनोसेंट लोग हैं। जय सिंह जी के साथ जो मोनालिसा के फादर हैं, उनके साथ मारपीट की गई कहाँ पर? केरल में। लेकिन वहाँ की पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा उनको ये दहशत दिलाई गई कि तुम्हारे खिलाफ लड़की ने बयान दिया है, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो आदमी जिसको इस लादेन ने, जिसका नाम है फरमान, उसने मारा, वहाँ पर उसको गालियाँ भी दी और अपमानित करके वहाँ से उसको भगाया गया। उस आदमी को मुझे इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना पड़ सकता है मैं करूँगा। मैं माननीय मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सबसे मिलने के लिए वहाँ पर और उसको इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। कल जो भी मुझसे बन पड़ सकता है मैं करूँगा। ठीक है। और ये फरमान खान को लेकर आपका क्या, प्रोफाइल को लेकर आपका नज़रिया कहता है? कहाँ का रहने वाला हो सकता है? क्या इसका मिशन हो सकता है? जैसा आप बता रहे हैं लव जिहाद को लेकर मोनालिसा को उसने फंसाया है, क्या केरल की ओर से कोई ऐसा संगठन है जो उसको पीछे से, आपके मुताबिक अगर मान ले आपकी बात की, कोई ऑपरेट कर रहा हो? बिल्कुल है और सब कुछ स्पष्ट है। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, बड़े गुपचुप तरीके से। जैसे पीएफआई जो, जिसका बाहर से जो फंडिंग होती है और इस्लामिक संगठन है जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन बैन सिर्फ क्या है नाम,
बैन किया है। ऑफिस नहीं चला सकते लोग, लेकिन उस विचारधारा के लोग तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो फिल्में बन रही है, केरल स्टोरी जो बन रही है, बंगाल डायरी जो बन रही है, ये चीज़ें ये गलत तो नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और ये बहुत स्पष्ट और बड़ी निर्भीकता से आपको बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो बताया जा रहा है कि उनको प्यार हो गया, ये सब फेक स्टोरी है। सिर्फ इसके पीछे एक ही नैरेटिव है, सनातन धर्म को बदनाम करना और ये बताना कि देखो तुम्हारी महाकुंभ से निकली हुई लड़की अगर धर्म परिवर्तन कर सकती है, दूसरे मुसलमान में शादी कर सकती है, तो उसकी लाखों फॉलोवर लड़कियां हैं। पहले प्रपोज तो मोनालिसा ने किया था, ऐसा भी फरमान का दावा है कि ये ब्रेन वॉश, उसको तो जितना बताया जाएगा वही बोलेगी। तो इस पर तो बहस करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसको तो वो बच्ची है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसे स्क्रिप्टेड किया गया। आप देखिए उसके कई सारे इंटरव्यूज देखिए जहां पर वो सवाल उससे किया जाता है, जवाब वो देता है लादेन, सवाल उससे किया जाता है, जवाब देता है लादेन। अच्छा सनोज जी, ये बताइए लास्ट बात आपकी मोनालिसा से कब हुई और क्या हुई? सबसे आखिरी मेरी 5-6 दिन पहले बात हुई थी, जब वो केरल में थी। तो कुछ मुझे पोस्टर्स वगैरह डिजाइन करने थे, तो मैंने कुछ उसको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करके कुछ फोटो मुझे निकाल कर भेज दो ताकि मैं इधर पोस्टर का कुछ काम कर लूँ। और उसके बाद ये भी था कि 19 और 20 2 दिन मुझे दिल्ली में शूटिंग रखनी थी उसकी, तो उससे पहले वो लोग वहाँ से वापस आ जाने वाले थे। तो 19-20 की शूटिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली आज आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उसकी तैयारी पहले से करनी, तो मेरे टिकट्स पहले हो रखे थे पहले से ही। तो 3 दिन पहले आकर तो ये सब सारी मैंने उससे डिस्कस किया और मैंने उसको फिर एक बार इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि देखो सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने अभिनय में या किसी चीज़ में अगर ज़रा भी सिंसेरिटी कम की तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा तुम्हारे बिहाफ पर, तुम्हारे भरोसे पर मैंने इतना पैसा कर्ज ले रखा है, वो मैं कर्ज में फंस जाऊंगा। तो बेटा तुम मुझे कभी भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हें बड़ी ही शिद्दत के साथ काम करना है, बचा हुआ जो पार्ट है वो भी तुम्हें बड़ी ईमानदारी से पूरा करना है, और हमें बहुत मेहनत करनी है अभी फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने में, जिसमें तुम्हें बहुत भागना पड़ेगा मेरे साथ। और हर बात में उसने सहमति जताई कि जी सर मैं आपके साथ हूँ। 5 दिन पहले? हाँ। तो उसके बाद एकदम आपका बुद्धि परिवर्तन ये कैसे हो गया कि अब ये फिल्म को यहीं पर ही ब्रेक देने पड़ने तक की नौबत आ गई? नहीं, अब दरअसल क्या है कि जो माहौल अभी बना हुआ है देश में, और दूसरी बात यह है कि मैं उस एक जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है लड़की, अब मैं उसको किस तरह से प्रमोट करूं, क्या करूं? अगर मैं उसको प्रमोट करता हूं तो भी गलत मैसेज जाएगा उन लड़कियों के लिए जो इसको फॉलोअप करती हैं। उनको लगेगा कि मोनालिसा ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। लिहाजा अब मैं बड़े धर्म संकट में, बड़े अफसोस में हूँ इस बात को लेकर कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और मैंने जो पैसे उठाए थे मार्केट से वो 8 महीने के लिए लिए थे, 5 महीने इसमें हो चुके हैं, 3 महीने में मुझे फंड भी सबको रिफंड करना है। और जिस तरह से नकारात्मक माहौल पूरे देश में बना है उसको लेकर के, तो उस वहाँ पर मेरी फिल्म की मार्केटिंग भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कितनी फीस आपने मोनालिसा को अब तक दे दी होगी? देखिए फीस तो अलग चीज़ है, 21 लाख रुपए मैंने उसको दिए थे। बाकी उसके जो स्ट्रक्चर पे, उसके रहने पर, उसके जो टीचर थे और जो उसका आना जाना, वो सभी मैंने किया हुआ था। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप जोड़ेंगे मोनालिसा पर कितना हो गया? नहीं, तो टोटल ही हो जाएगा 9.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुका अभी तक, फिल्म से लेके उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके और 1.5 साल का जो भी चीज़ें रही वहाँ तक अभी तक 9.5 करोड़ रुपए खर्च। तो ये फिल्म बंद कर देना क्या ये जरिया है आपका? इतना बड़ा आप एक तरफ बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गया और मेरे ऊपर कर्ज का इतना बोझ है, तो ये फिल्म रोक देने की वजह भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। फिल्म को रिलीज होने दीजिए आप। दरअसल मैं अजीब ऐसी पशुपेश स्थिति में पड़ गया हूँ कि अगर मैं फिल्म को रिलीज करता हूँ तो बड़े बीमारू तरीके से मैं रिलीज कर पाऊंगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो फैक्ट है, मैं आज मीडिया के सामने मुझे बोलने में दिक्कत नहीं, लोग अच्छी बातें ही बोलते हैं कि मेरी फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी। मैं सच जानता हूँ, क्योंकि मेरी परसों तक अभी जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो कॉर्पोरेट कंपनियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई थी उन लोगों ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिया है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जिस मकसद को लेकर मैंने 2 साल खर्च किए और इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो थिएटर में फिल्म रिलीज करके और हम उसको हासिल कर लेंगे। दूसरी बात, जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मोनालिसा की फिर मैं दोबारा से शक्ल देखूँ या उसके साथ में बैठूँ या मैं काम करूँ। तो ये भी दूसरा एक मुद्दा है कि वो फिल्म अधूरी इसलिए भी अटकी रहेगी या अटकी हुई है कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत या मैं उतना गिरा हुआ भी इंसान नहीं हूँ कि इतनी आसानी से जो लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने बाप के खानदान के बारे में नहीं सोचा। और एक अब लोग तो सनोज जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप अलग अलग अभी 2 दिन के अंदर ही 12-13 मीडिया हाउस में इंटरव्यू दे चुके हो जी, और आगे भी अभी प्रस्तावित हैं आपके, तो ये आपके लिए तो बेहतरीन और सही मौका होना चाहिए फिल्म रिलीज का। बहुत अच्छी लोकप्रियता फिल्म को भी मिल रही है, अपने आप प्रमोशन भी हो रहा है उस फिल्म का, तो इस फिल्म को रिलीज करने का ये सही मौका होना चाहिए। इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। आज जो मुद्दा है वो है कि एक
गरीब आदमी को किस तरह से ट्रैप में फंसाकर, और फिल्म तो मेरी अलग है, फिल्म का तो मैटर हटा ही दीजिए उसको, फिल्म इससे मत जोड़िए। अभी जो मुद्दा है वो है कि एक लड़की हमारे बीच से लव जिहाद का शिकार हुई है, उसको किस तरह से वापस ला करके उनके घर वालों के हवाले किया जाए, और जो उसके साथ अत्याचार हुआ है, जो झूठ बोला गया है, जिस तरह से उसको ट्रैप में फंसा करके ले जाया गया, उसकी जाँच हो, और मुद्दा इस पर ही बात होनी चाहिए। इसके अलावा फिल्म का जो मार्केटिंग है, वो चीज़ें हैं, वो अलग है, और वो जब होनी होंगी तब होगी, और नहीं होनी होंगी तो नहीं होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जो लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, जो लड़कियां फॉलोवर हैं उसको देख रही हैं कि वो लादेन के साथ घूम रही है, इतनी बड़ी दाढ़ी और टीका लगा करके, जो डरावना सा आदमी, बूढ़ा आदमी उसके साथ घूम रही है वो, तो ये जो लाखों लड़कियां उसकी तरफ इंस्पायर हो रही हैं, ये ना हो, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देश, समाज, दुनिया के सामने ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि लव जिहाद जैसी चीज़ों पर जल्दी रोक लगे और लड़कियां जागरूक हो, समाज जागरूक हो। हम इस दिशा में पहले काम कर रहे हैं। सिनेमा अलग है, सिनेमा की अलग पॉलिसी है, बनेगी तो, नहीं बनेगी तो मुझे अगर फिर से जेल जाना होगा कि भाई पैसे नहीं भर पाऊंगा, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं इन चीज़ों से तो कम से कम अपने आप को पीछे नहीं कर सकता। जब आप लोग बोलते हैं कि संविधान से ऊपर हमारा धर्म है, तो मैं भी बोल सकता हूं कि मैं भी अपने धर्म को संविधान से ऊपर ही मानता हूं। एक और महत्वपूर्ण आपने बात कही कि मोनालिसा अभी नाबालिग है। उम्र कितनी है मोनालिसा की? मोनालिसा को जब मैं महाकुंभ में मिला था पिछले साल, तब 16 साल की थी वो। तो फिर कानून का सहारा लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, और ये बात हमें भी, देखिए उनके फादर जब बोले हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि वो 16 है, ये 17 है, 18 है, उनके पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, जब वो खुद बोल रहे हैं और वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस तरह से उनको वर्दी वहाँ पहनाई गई कि तुम भी पिक्चर में कर्नल का रोल कर रहे हो, उनसे रिहर्सल कराई जाती थी, उनसे डायलॉग बुलवाए जाते थे, सब फर्जी कहानी। अब इस फर्जी कहानी के पीछे अगर कहा जाए कि मोनालिसा जाकर वहाँ शादी कर ली है, तो ये कहानी कहाँ कैसे पैदा हुई, ये किस तरह से धोखे में क्यों रखा गया, 3-3 बार उसको केरल क्यों बुलाया गया, फिल्म के नाम पर खाली पोस्टर, फिल्म के नाम पर खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म के नाम पर खाली रील्स। अरे फिल्म बननी होती कुछ तो बना के दिखाते भाई कि चलो हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन ये इसके पीछे जाल था जिसमें मोनालिसा पहले फंस गई और उसने फिर अपने पूरे परिवार को इस तरह से एक गहरी मुसीबत में डाल दिया, और अपने फैमिली के साथ साथ उसने मुझे भी बहुत बड़े संकट आपके में मुताबिक नाबालिग मोनालिसा को जबरन फंसाया गया जी। लेकिन सार्वजनिक दस्तावेज या कोई ऐसा सबूत, आधार कार्ड वगैरह कोई भी आपका सार्वजनिक तौर पर आपकी ओर से अभी नहीं? ये जांच का विषय, ये जांच का विषय है, इस पे एजेंसियां जांच करेंगी, डॉक्टर रिपोर्ट आएगी, उस पर ये निर्धारित है। क्योंकि वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो तो एक प्रोपोगंडा उन लोगों का, वहाँ की तो सरकार है, कोई भी आदमी अगर देखिए वहाँ पर पीएफआई संगठन जो है ना, और सीपीएम की सरकार है, तो वो इसलिए है कि देश भर से कहीं से भी कोई अगर लव जिहाद करके जाएगा तो वहाँ पर उसको सुरक्षित जगह दे दी जाएगी, वहाँ उसका कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकता। इसीलिए पूरी तरह से प्लान करके यहाँ से उसको लेके जाया गया है, और वो पूरी तरह से लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। इस पर लेकिन जांच होगी तो जरूर पता चल जाएगा कि वो अभी नाबालिग है, और उसका दिमाग तो है ही नहीं, वो तो सबको पता है। मुझे लगता है बालिग हो जाएगी तो भी उसको इतना जल्दी दिमाग नहीं आने वाला, क्योंकि जिस कम्युनिटी से और जहाँ से बिलोंग करती है, जो उसके अशिक्षित होने का जो उसका वो सारी चीज़ें हैं, तो इतनी जल्दी मैच्योर नहीं हो सकती हैं चीज़ें। आदमी ने बोल दिया मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। अब एक अकेली लड़की जो सिर्फ अपने कम्युनिटी के बीच में रहती है, वो सोचती है अरे मेरे बगैर कोई मर भी सकता है क्या। लोग इस तरह की बातें करके, जो जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है लव जिहाद करने की, वो बहुत तरीका अलग होता है, बहुत ज़्यादा सेंटी बातें वहाँ पे बोली जाती हैं, जिसकी वजह से लड़कियाँ बगावत करती हैं। और आपने हर बार ये देखा होगा कि लड़की सबसे पहले अपने परिवार के खिलाफ जाती है और बोलती है मेरी जान का खतरा। ऐसे 50 केसेस हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो संगठन काम कर रहा है धर्मांतरण का, ये पूरा हाथ उसी का है, और इसके पीछे जांच होनी चाहिए। मैं सभी राष्ट्रवादी ताकतों से सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि सब लोग एक मंच के नीचे आएँ और इंसाफ दिलाएं। और मोनालिसा का जो शौहर जो तिलक लगाए हुए दिख रहा है तस्वीरों में, इसको लेकर इस तरह की बातें भी हैं कि ये किसी फिल्म में सह अभिनेता वगैरह भी कुछ रह चुका है, और इस तरह की बातें भी हैं कि क्या इसी लालच में मोनालिसा ने उसके साथ आ गई हो कि फिल्म का उसे कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर झूठा ऑफर दिया गया हो? हाँ, झूठा ऑफर तो जरूर दिया गया, लेकिन वो किसी फिल्म में कोई काम किया है या कोई अभिनेता था या कुछ मॉडल था, ऐसा कोई रिकॉर्ड कभी मिला नहीं। खाली एक फोटो है जिसमें भोजपुरी का एक एक्टर खेसारी लाल यादव नाम का कोई है, वो लातों लातों मार रहा है इसको, तो उसको अब पता नहीं वो कौन सा एक्टिंग किया है, और भोजपुरी में काम किया है यहाँ, तो वो मलयालम से उसका क्या लेना देना, बागपत का रहने वाला है,
और पंचर जोड़ने वाले के यहाँ का। तो अब ये सारी कड़ियाँ अगर आप जोड़ेंगे तो एकदम स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद का मामला है, ये धर्मांतरण का मामला है, ये और सिर्फ सनातन को बदनाम करने का बहाना है। ये सिर्फ मेरी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को रोकने की साजिश है, क्योंकि फिल्म में हमने धर्मांतरण को बहुत मुखरता के साथ दिखाया। ठीक है, और मोनालिसा के थोड़े से चरित्र के बारे में भी आप बताइए। आप जैसा कह रहे हैं कि मोनालिसा ने हो सकता है कि लोकप्रियता के चलते उसका माइंड वॉश हुआ, वो राजी हो गई हो लव जिहाद के लिए। क्या मोनालिसा ने आपको पायदान समझा वहाँ आगे बढ़ने के लिए? और जिस दौरान आप पूरा उसके साथ शूटिंग में मशगूल थे, उस दौरान आपने क्या आकलन किया कि उसका चरित्र किस तरह का था, उसका व्यवहार किस तरह का था? क्या वो व्यवहार कुशल थी, आदर देती थी, या उसका चरित्र आपने ये भांपा कि वो इस तरह की आगे निकल सकती है? देखिए, चरित्र उसका कैसा था वो देश दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन जब तक वो मेरे साथ रही है तो मेरा नज़रिया उसको एक बच्चे की तरह, एक बेटी की तरह देखने का था। तो वो वहाँ पर मुझे कहीं कोई ऐसा नहीं लगा कभी कि ये कुछ इस तरह का कदम भी उठा सकती है, इसे सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। इसी वजह से और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और सेट पर भी रही, 2 महीने तक हम लोग रहे, बाहर भी शूट किया, मणिपुर शूट किया, नेपाल में शूट किया। तो कोई भी इस तरह की कभी कोई टाइम से उठना, टाइम से आना और हंसी मजाक करना, दिन भर उसको मुझे समझाना, वो सारी चीज़ें वैसी रही जैसे कि एक इनोसेंट लड़की होती वैसे ही। लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा था ये तो परसों पता चला, और ये परसों पता के बगैर पहले कुछ पता चलता तो शायद इतना दुख भी नहीं होता कि भाई चलो कहीं ना कहीं इसके चरित्र में या इसकी सोच में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन अचानक से जो इससे बम फोड़ा गया है मेरे सर पर, तो वो बड़ी शॉकिंग है। और जहाँ तक परसों के पहले के चरित्र की बात है तो एक पाक साफ थी वो, और परसों के बाद जो घटिया चरित्र उसका सामने आया वो देश दुनिया के सामने। बहुत स्पष्टता के साथ अपनी आप बात रख रहे हैं। अंतिम में आपसे एक सवाल की, जैसा आप चाह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के साथ मोनालिसा को वापस लाया जाए और उनके पिता को सुपुर्द किया जाए, और अगर ऐसी परिस्थिति वजूद में आती है, मोनालिसा मान जाती है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम होती दिख रही हैं, जिस तरह से वो शादी करी है और अपने पति के, शौहर के समर्थन में जिस तरह की बात कर रही है वो, अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो ये फिल्म आपका कहना है कि आप आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये फिल्म पूरी तरह से आप रोक देंगे? जी। देखिए, क्या है कि जब वो खुद एक, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से वो जिस चीज़ का शिकार हुई है वो बहुत घृणित है। वो कचड़े में चले गई, मतलब गटर में। अगर किसी भिखारी से भी शादी कर ली होती कम से कम, तो हम लोग उसको भी समर्थन करते, किसी के साथ भी, और जो अधर्मी के अलावा अगर वो लव जिहाद का शिकार नहीं होती और इस तरह से गंदी जो एक जो मोनोपोली चलाई जा रही है, जो प्लानिंग चल रही है पीछे से पीएफआई की, अगर उसका शिकार नहीं होती तो सब चीज़ें स्वीकार थी। लेकिन जो इतना घृणित काम किया उसने, जो घटिया काम किया है, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि उसमें कभी उसको मैं प्रमोट करूँ। और उसको क्या करना है उसको भी पता है। जब उसका जो लादेन है वही इतना बड़ा एक्टर बता रहे हैं, जिसको उसके साथ अगर उनको कुछ भविष्य लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बड़े। अभी देख रहा था मैं, प्राची दीदी मुझे दिखा रही थी उनका घर का हाल जो है, तो जो जिनको खाने की, जिसके यहाँ रोटी ना हो उसके साथ, और अधर्मी के साथ, और लादेन के साथ, धर्मांतरण करने वालों के साथ, जो तैमूर पैदा करने वाला है भी, उसके साथ जाना मतलब मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। और इसका कहीं ना कहीं पार्ट मैं रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए भी बहुत ये शर्म का विषय है कि आइंदा से ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो, और मेरे साथ साथ किसी से भी ना हो। कि हवा के विपरीत जाने की कोशिश की थी मैंने, कि लोग बड़ी बड़ी हीरोइन को बड़े बड़े घरों से लेके आते थे, मैं कहा मैं भिखारिन को बनाऊंगा, ठीक है, मैं बंजारन को बनाऊंगा। ठीक है, आप ये मानते हैं कि मोनालिसा को हमने लाकर बहुत बड़ी गलती करी, और इस तरह की लड़कियों को मौका देने की बजाय आपको रियल टैलेंट को तलाशना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बहुत शुक्रिया सनोज जी, तमाम ज़रूरी बातें हमसे साझा करने के लिए। जो पूरा विवाद लगातार खड़ा हो रहा है, हमारा विश्लेषण पक्ष यही कहता है कि अगर, जैसा कि सनोज मिश्रा जी ने बताया कि वो बच्ची अगर नाबालिग है, डॉक्यूमेंटेशन में ये पाया जाता है, तो ये जांच का विषय है, और पूरी तरीके से कानून संगत तरीके से मोनालिसा को वापस उनके पिताजी को सुपुर्द किया जाना चाहिए। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ, शुक्रिया, नमस्कार।